हम जो यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं ऑथेंटिकेशन के बारे में। वैसे मैं इससे पहले भी आप लोगों को ऑथेंटिकेशन की वीडियो बना के दिखा चुका हूँ कि लॉगिन साइनअप किस तरह से रियल वर्ल्ड में वर्क करता है। और उसके अंदर हमने दो नई चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई थी। JWT टोकन के बारे में बताया था, मिडिलवेयर के लिए यूज़ करने के लिए बताया था JWT टोकन। उसके अंदर मैंने कुकीज़ आप लोगों को नहीं बताई, कुकीज़ रह गई, सेशन टोकन, सेशन स्टोरेज रह गया, ये दो चार चीज़ें हैं अभी बाकी। तो मैं आप जो है आप लोगों को यूज़ करके दिखाऊंगा। हम यहाँ पर जो यूज़ करेंगे वो ऑथेंटिकेशन होगी, जो अभी हम बनाने वाले हैं ऑथेंटिकेशन। इसके अलावा ऑथराइजेशन क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा। वैलिडेशन वाला एक काम अलग है, उस पर हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर हम कवर करेंगे कुकीज़, लोकल स्टोरेज वाला सिस्टम भी कवर करेंगे। स्टोरेज, सेशन स्टोरेज मैंने पढ़ाया नहीं है बट हम वो भी इसमें कवर कर लेंगे। सही है। यहाँ पर हम देखेंगे रिफ्रेश टोकन क्या होता है। रिफ्रेश टोकन और एक होता है एक्सेस टोकन। ठीक है, इसी के साथ हम लॉगिन साइनअप की एपीआई को लेते हुए चलेंगे। तो ये चीज़ हम इसमें कवर करेंगे पूरी एक रियल हमारे पास सिनेरियो होता है रियल वर्ल्ड के अंदर। तो पहले तो आप लोगों को एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है और सिनेरियो किस तरह से वर्क कर रहा होता है। एक लॉगिन का एक जो है ना, लॉगिन जब यूज़र होता है, साइनअप जब होता है, उसका सिनेरियो किस तरह से वर्क करता है। इस पे आइकन अभी अवेलेबल नहीं है। सही है, ये हमारा सर्वर में इसको नाम दे देता हूँ। ये हमारा सर्वर है और ये हमारे पास एक यूज़र वन। क्या? नहीं नहीं, ये एक्सेल्ट्रा। यूज़र 2, यूज़र 3 यहाँ पे बना लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा एक डेटाबेस। अच्छा, ये जब हमारे पास कोई भी यूज़र लॉगिन होगा ना, तो वो यूज़र रिक्वेस्ट करेगा सीधा इस सर्वर को। ठीक है, ये सर्वर क्या करेगा, जब ये हमारे पास रिक्वेस्ट करेगा ना, तो ये सीधा जाएगा, ये पूरा उसको चेक करेगा कि यूज़र सही है या नहीं है, जो भी कुछ मसला होगा। और फिर ये जाएगा सारा डेटा उठाने के बाद ये सीधा जाएगा यहाँ पर डेटाबेस के पास। यानी कि जो भी यूज़र रिक्वेस्ट करेगा, ये रिक्वेस्ट जाएगी सीधा डेटाबेस के पास। और जब ये डेटाबेस पे जाएगी ना, तो डेटाबेस हमें ये जो हमारे पास सर्वर जो है ना, टोकन जनरेट करके देगा। ये टोकन आपको जनरेट करके देगा, ये मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, टोकन। इसको हम एक्सेस टोकन बोलते हैं बेसिकली। हाँ, मतलब इसी के जरिए ही हो जाती है वो। प्रॉब्लम को समझना है कि यहाँ पर प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम को हम लेते हुए चलेंगे। एक्सेस टोकन इसको, और ये ठीक है, ये जो है ना, ये मसला है कि इसको इसका ग्रुप कर लेते हैं। दोनों को ग्रुप करना चाह रहा हूँ असल में ना मैं। सही है। ये चीज़ जब यूज़र 1 हमारे पास क्रिएट होगा ना, तो इस यूज़र 1 के पास जो है ना, ये सर्वर क्या करेगा, उसको एक टोकन जनरेट करके देगा। ये यूज़र 1 क्रिएट हुआ, ये सर्वर के पास आएगा, टोकन इसको जनरेट करेगा, डेटाबेस वापसी से इसको रिटर्न के अंदर हर यूज़र को क्या करेगा, टोकन असाइन कर देगा। इसी तरह से जब ये यूज़र क्रिएट होगा तो इसके पास एक अपना टोकन होगा। इसी तरह से जब ये यूज़र क्रिएट होगा तो इसके पास भी एक अपना टोकन होगा, इसी सिनेरियो के साथ। अब इसमें प्रॉब्लम पता क्या आती है, जो हमारे पास इसकी एपीआई होगी वो कुछ इस तरह की होगी। एज अ नॉर्मल यूज़र की अगर हम बात करें तो ये /API /auth/login, ये हमारे पास नॉर्मल से एक सिंपल से एक एपीआई इस तरह की इसका राउट होगा। लेकिन इस वाले तरीके में प्रॉब्लम ये है कि जो हमारे पास रियल में टोकन होगा, तो ये टोकन हमारे पास इतना ज़्यादा सीक्रेट होता है, इतना ज़्यादा सिक्योर होता है कि हमें इसको जो है ना देख के रखना पड़ता है। जैसे मैंने आप लोगों को इसके बारे में पिछली वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि हमारे पास 3 चीज़ें होती हैं। एक हमारे पास वो 3 चीज़ें क्या क्या होती हैं, उन तीनों के नाम मैं आपको बताता हूँ। एक होता है हमारे पास लोकल स्टोरेज, एक होता है हमारे पास कुकी, ठीक है, फिर एक हमारे पास होता है सेशन स्टोरेज। बेसिकली हमारे पास एक मेमोरी होती है,
इस पर मैं डिस्कस करता हूँ, लेकिन पहले मैं 2 के बारे में बता दूँ। ये जो टोकन है ना, मैंने बताया ये बड़ी सीक्रेट चीज़ है। अगर ये टोकन किसी के हाथ के अंदर लग जाता है तो उसकी लॉगिन की यानी कि उस यूज़र की पूरी इन्फॉर्मेशन लीक हो सकती है आराम से। बात समझ आ रही है? ये पूरी लीक हो सकती है क्योंकि इसके अंदर ही उसकी सारी इन्फॉर्मेशन रखी हुई होगी जो सर्वर आपको रिटर्न कर रहा है ना, ये फ्रंट एंड वाले बंदे को, क्योंकि ये टोकन फ्रंट एंड वाले के पास होता है। अच्छा, ये सिनेरियो होता कैसे? मैंने आप लोगों को एक कार पार्किंग वाली एग्जांपल दी थी कि जैसे हम लोग किसी भी वेबसाइट पर जाते हैं, उस वेबसाइट को कैसे पता चलता है कि कोई यूज़र लॉगिन है या नहीं। इस बात पे मैंने डिस्कस करी थी कि हम किसी वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैंने ये वेबसाइट ओपन करी तो मैं इस पर डायरेक्टली लॉगिन था। मैं अगर अपना यूट्यूब ओपन करूंगा तो मुझे लॉगिन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी लॉगिन होगा। वो उसको कैसे पता चल रहा है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं? वो उसको पता चलता है इस एक्सेस टोकन के जरिए। वो इस टोकन के जरिए पता लगाता है कि यूज़र लॉगिन है या नहीं। अब इसकी एग्जांपल मैंने इस तरह से दी थी कि आप लोग जैसे कि वेले पार्किंग में जाते हो, कार आप लोग उसके अंदर पार्क करते हो, वो आप लोगों को टोकन देता है, फिर ठीक है, फिर जब आप प्रोग्राम में से वापसी आते हो उसको टोकन रिटर्न करते हो। उससे क्या पता चलता है कि कार किसकी है? ये आपकी कार है, तो वो आपको रिटर्न में वापसी से क्या कर दे देगा? कार वापसी कर देगा, ठीक है ना? क्या पता आप इसके ओनर हो। लेकिन इसके अंदर अगर खुदा ना खास्ता अगर वो टोकन आपकी जेब से चोरी हो जाता है, प्रोग्राम के अंदर वो टोकन आपकी जेब से चोरी हो जाए और वो चोर जो है कार पार्किंग वाले को जाके अगर वो टोकन देगा तो वो कार उसको देगा नहीं देगा? चोर को दे देगा ना। वो क्यों दे देगा? क्योंकि उसको टोकन से मतलब है। वो तो बोलेगा कोई भी आके टोकन देगा मैं तो उसको डेटा उठा के दे दूंगा। तो इस सिनेरियो में भी यही हो रहा है कि अगर ये टोकन अगर इस यूजर 2 के हाथ में लग जाए ना, तो ये इस पूरे यूजर 1 वाले का पूरा डेटा एक्सेस कर सकता है आराम से, क्योंकि सारा काम चल रहा है इस टोकन के ऊपर। अगर इसी टोकन के ऊपर अगर हम मजीद और ऊपर अच्छा काम कर दें, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल और दी थी, अगर आप कार पार्किंग वाले के पास जाते हो आपको टोकन दे, लेकिन साथ में फिंगरप्रिंट का सिस्टम वो लगा दे कि भाई आपको फिंगरप्रिंट लगाना पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको टोकन भी दूंगा, यानी कि आप जब आप कार वापसी लेने आओगे तो आपको टोकन भी देना पड़ेगा और फिंगरप्रिंट भी आपको लगाना पड़ेगा। अब अगर चोरी हो जा अगर टोकन चोरी हो भी गया तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि जब चोर कार टोकन लेकर आएगा तो उसका फिंगरप्रिंट तो मैच नहीं करेगा ना, तो इससे ये फायदा हो जाता है। हाँ, तो अब यहाँ पर हमारे पास जो ये जो एक्सेस टोकन है, अगर ये डिलीट हो जाता है, अगर ये किसी के हाथ में लग भी जाता है, तो रियल में पहली बात तो ये कि ये एक्सेस टोकन हम यूजर को देंगे ही नहीं। अच्छा, अब हमारे पास ये कि चलो अगर हमने बोला कि ये टोकन जो है मैं यूजर के पास फ्रंट पे सेव कराऊंगा, फ्रंट पे सेव कराने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, क्या है? लोकल स्टोरेज। फ्रंट एंड में हमारे पास ऑप्शन क्या है? लोकल स्टोरेज। लेकिन लोकल स्टोरेज के अंदर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि वो हर किसी के हाथ में एक्सेस हो सकता है, कोई भी अपनी जावास्क्रिप्ट की स्क्रिप्ट लिखकर इस टोकन को गेट कर सकता है। लोकल स्टोरेज तो हम निकाल सकते हैं ना जावास्क्रिप्ट के अंदर, लोकल स्टोरेज जो गेट आइटम करके पूरी स्क्रिप्ट निकाल सकते हैं, पूरा टोकन निकाल के हम तो एंजॉय करते नजर आ रहे होंगे। फिर तो इसका मतलब ये हुआ, तो ये हमारे पास बिल्कुल ही सबसे घटिया तरीका है, लोकल स्टोरेज वाला सबसे घटिया तरीका है। तो इसलिए हम लोग लोकल स्टोरेज का यूज नहीं करते। फिर हमारे पास दूसरा तरीका आता है, वो होता है कुकीज का। ये कुकीज का कि या तो फिर हम कुकीज में रख लें, कुकीज भी फ्रंट एंड के ऊपर ही होती है, कुकीज भी फ्रंट एंड के ऊपर ही होती है, और हम इसको सिक्योर बना सकते हैं HTTP ओनली ट्रू करके। वो हम बैकएंड में इसको देखेंगे क्या मैंने बोला है, ठीक है? तो ये जो है ये भी सिक्योर हो सकती है, लेकिन ये भी हैक हो सकती है। कुकीज भी सिक्योर नहीं है। अब कुकीज सिक्योर किस तरह से नहीं है? कुकीज इसलिए सिक्योर नहीं है क्योंकि जब भी आपने HTML का फॉर्म देखा होगा, उसमें क्या होता है? कुछ इस तरह का फॉर्म होता है, वो ऐसे ही होता है ना। उसमें आपने एक चीज देखी होगी, एक्शन, ठीक है? और इसमें आपने एक चीज देखी होगी, मेथड। ये मेथड, ठीक है? मेथड में क्या होगा, वो मैं अगर ये फॉर एग्जांपल अगर मुझे इस तरह काम करने को मिले, अगर मैं जैसे हैकिंग करना चाह रहा हूँ तो मैं सिर्फ ये वाला ही काम करूंगा, क्योंकि मैं आपको एक चीज बताऊं, मुझे पता है कि कुकीज का एक्सेस मेरे पास नहीं है, क्योंकि कुकीज आपको अलाउ ही नहीं करता। कुकीज जावास्क्रिप्ट को अलाउ ही नहीं करेगा। HTTP ओनली ट्रू जो मैं बोल रहा हूँ ना, वो मैं जब कुकीज में लगाऊंगा, HTTP का मतलब इसमें होता है, मैं आपको एक चीज दिखाऊंगा, उसका आसान वर्ड में मतलब ये है कि जावास्क्रिप्ट को मैं मना कर दूंगा कि जावास्क्रिप्ट आपको कुकीज का यूज करने की इजाजत नहीं है। अब चाहे मैं दुनिया की कोई सी भी स्क्रिप्ट लिखते रहूं, कुछ भी स्क्रिप्ट लिखते रहो, सही है, लेकिन कुकीज को मैं छेड़ नहीं सकता। लेकिन मैं जो कुकीज जहाँ पे रखी हुई है, मैं वहीं के मैं उस कुकीज के अंदर उसी का यूज तो कर सकता हूँ ना। मतलब जहाँ कुकीज सेव है, जो मेरे सामने रखी हुई है, मैं उसको गेट तो नहीं कर सकता, लेकिन वहीं के मैं उसी का यूज करते हुए अगर अपना काम दिखा दूँ तो। अब वो काम कैसे दिखाऊंगा? वो मैं इस फॉर्म के जरिए दिखाऊंगा, क्योंकि जो भी फॉर्म होगा ना, मैं इसमें जाऊंगा, इसकी जो API है ना लॉगिन वाली, ये समझ लो मैं यहीं पर अपना राउटर के भेज दूंगा अपनी मर्जी का। हाँ, मैं अपनी, यानी कि अब मैं लॉगिन का राउटर रख रहा हूँ, लॉगिन API को क्या चाहिए?
कुकीज़ चाहिए, मतलब अगर वो चेक करेगा कि कोई यूज़र लॉगिन है या नहीं, वही चेक करेगा कोई यूज़र लॉगिन है या नहीं, और कुकीज़ के अंदर टोकन रखा हुआ नज़र आ रहा है, तो वो क्या समझेगा कि यूज़र लॉगिन है, वो क्या समझेगा यूज़र लॉगिन है। और राउट रख के कौन भेज रहा है, वो तो हैकर रख के भेज रहा है फॉर्म के अंदर, तो उसको क्या पता। कुकीज़ भी माइके में रखी हुई है, कुकीज़ रखने का मतलब क्या है कि यूज़र लॉगिन है, कुकीज़ को मैं छेड़ तो नहीं सकता, लेकिन वो ब्राउज़र का शो कराएगा कि यूज़र लॉगिन है, लेकिन मैं राउट के जरिए काम दिखा दूंगा अपना। बात समझे, मतलब कि ये इसको इस अच्छा, ये जो चीज़ सेव करने के लिए आप लोगों ने कभी नाम सुना होगा CRFC टोकन, अगर अगर कभी पढ़ा हो मैं आपको नेट पे दिखाता हूँ। CRFC टोकन है, CRSF, ये रहा टोकन, ये टोकन, ये चीज़ होती है वो, इस चीज़ को रोकने के लिए, हैकर को अटैक से बचाने के लिए ये चीज़ होती है, क्रॉस साइट रिक्वेस्ट। तो ये जो है ना, ये हमारे पास सिनेरियो चल रहा होगा रियल के अंदर, अगर आप इस चीज़ से ही बचना चाह रहे हो ना, तो फिर हम यहाँ पर इसका यूज़ कर रहे होते हैं। लेकिन ये जो है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस जब आप सर्वर साइड रेंडरिंग का काम कर रहे होते हैं, तो आपको ये लगाना पड़ता है, ये आपके लिए ज़रूरी हो जाता है। नहीं, ये वो चीज़ नहीं है, एक लाइब्रेरी होती है, उसके जरिए हम इसके साथ जो है ना रोकते हैं, तो उससे होता ये है कि वो यहाँ पर जो है ना, वो अपना राउट शो भी नहीं कराता वो। तो खैर ये एक अलग मैं आपको बता दी कि कुकीज़ में ये मसला है। तो अब सवाल ये कि टोकन को और कहाँ सेव करें फिर, ठीक है। तो अब हमारे पास लोकल सेशन स्टोरेज का भी मसला होता है, मतलब हमारे पास सेशन स्टोरेज भी अवेलेबल है, लेकिन सेशन स्टोरेज का ये काम होता नहीं है। सेशन स्टोरेज होती है सर्वर के लिए, सेशन स्टोरेज होती है हमेशा सर्वर के लिए, लेकिन टोकन होता है हमेशा क्लाइंट के पास, क्योंकि हर बारी आप लॉगिन करने जा रहे हो, तो आप बाहर हो ना, आप बैकएंड में तो नहीं हो ना, आप तो यूज़र हो, आप तो फ्रंट एंड डाले हो, तो आप तो टोकन लेकर जाओगे ना कि मैं लॉगिन हूँ, ठीक है। तो आप सर्वर के पास टोकन रखवा के क्या करूँगा, मेरे को तो क्लाइंट पे टोकन रखवाना है। तो मेरे पास फिर एक अंदर हम क्या, हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन और होता है जिसको हम बोलते हैं मेमोरी। अब ये मेमोरी वाला काम जो है ना, ये हर किसी को पता नहीं होता, ये हर एक किसी को पता नहीं होगा। आप कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में नोट कर लेना, मतलब जो थोड़ा सा इसके अंदर डीप में चीज़ है वो पड़ेगा, तो उसको एक चीज़ होती है मेमोरी। हम क्या करते हैं फिर इसको मेमोरी में स्टोर कर लेते हैं, यानी कि एज अ वेरिएबल के तौर पर स्टोर करके रखते हैं हम लोग। अब इसका फ़ायदा पता है क्या होगा, अब आपको पता है कि जो भी हमारी मेमोरी है, मतलब जो हमारा वेरिएबल है, वो तो कोड के अंदर है, ठीक है ना, उसका एक्सेस कहीं है ही नहीं, कहीं इन चीज़ों का एक्सेस होता ही नहीं है। अब हमारे पास ही जब हम मेमोरी के अंदर इसको स्टोर करते हैं ना, तो फिर ये हमारे पास थोड़ा सिक्योर रहता है। लेकिन इसमें ही प्रॉब्लम ये होती है कि रिफ्रेश करने पर, क्योंकि आपको पता है मेमोरी खाली हो जाती है, देखा ना एरे के अंदर टू डू लिस्ट बनाई थी, हम डेटा को पुश करते रहते हैं, जैसे रिफ्रेश करते हैं सारा डेटा खाली हो जाता है। बात समझ आ रही है। तो ये हमारे पास एक सिनेरियो होता है मेमोरी वाला। हम क्या करते हैं, जब आपको एक चीज़ पता ही है कि मेमोरी बार बार खाली हो जाएगी, ये प्रॉब्लम आएगी, क्रिएट होगी, तो फिर हम लोग इस जगह के ऊपर, अगर मान लो फॉर एग्जांपल इसके पास ये एक्सेस टोकन रखा हुआ है, किसके पास, मेमोरी के पास ये एक्सेस टोकन रखा हुआ है, अगर आपने रिफ्रेश कर दिया तो आप तो लॉग आउट हो जाओगे। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि टोकन नहीं है, टोकन नहीं है तो उसका मतलब क्या हुआ कि आप लॉग आउट हो, आप लॉगिन नहीं हो। तो हम रखते मेमोरी के अंदर ये, लेकिन सवाल ये है कि फिर उसको पता कैसे चलता है कि यूजर लॉगिन है या नहीं। तो ये हमारे पास जो है ना, इस जगह पे आपके पास एक ऑप्शन आता है, आपके पास एक ऑप्शन आता है रिफ्रेश टोकन का, रिफ्रेश टोकन का सिर्फ, हाँ, लेकिन आप अभी मेमोरी को भी छोड़ दो, आप सिर्फ ये समझो इस एक्सेस टोकन को सिक्योर बनाने के लिए, सिक्योर करने के लिए हम रिफ्रेश टोकन का यूज करते हैं, इस एक्सेस टोकन को सिक्योर करने के लिए, कि ये किसी के हाथ ना लग जाए गलती से भी। अगर ये हाथ लग गया ना, मैं आपको बता रहा हूँ, ये ट्रांजेक्शन की मान लो एक एपीआई है, /API/ ट्रांजेक्शन, ठीक है, और ये ट्रांजेक्शन को सेंड कर रहा है, यानी कि पेमेंट सेंड करने की एक एपीआई है। ये हमारे पास एक एपीआई है ट्रांजेक्शन की, ये हमारे पास ट्रांजेक्शन की एक एपीआई है। अगर ये यूजर 1 है, इसने अपने आप को सर्वर को रिक्वेस्ट करी, यानी कि इसने जो है ना इसके अंदर पेमेंट रख के सेंड कर दी, मान लो 5,000 इसके अंदर इसने सेंड कर दिए इस एपीआई के जरिए, और ये किसके ऊपर डिपेंडेंट है, ये तो कुकीज़ यानी कि एक्सेस टोकन के साथ डिपेंडेंट है, ठीक है ना, क्योंकि हर रिक्वेस्ट के साथ एक टोकन जरूर चाहिए होगा ना, जो भी यूजर आएगा लॉगिन करेगा वो क्या बोलेगा लॉगिन हो या नहीं। आप किसी आप एप्लीकेशन में जाते हो इजी पैसा के ऊपर लॉगिन करना पड़ता है ना,
टोकन जनरेट होता है, टोकन होता है आपके पास। अगर वो टोकन मुझे पता चल जाए, यानी कि ये यूजर 1 का टोकन अगर यूजर 2 के पास चल जाए गलती से, या वो अगर किसी भी तरीके से निकाल ले, तो वो जो पेमेंट की जो एपीआई है वो तो खुद हिट कर लेगा। यानी कि जो यूजर 1 की जितनी भी अकाउंट की पेमेंट होगी वो सारा अपने अकाउंट में गिरा सकता है। किसके जरिए? वो इस टोकन के जरिए, क्योंकि सारा गेम किसके ऊपर डिपेंडेंट है? टोकन के ऊपर। और अगर टोकन किसी के भी हाथ लगा तो कुछ भी हो सकता है। 2 तरीके के। हाँ हाँ। तो अब हम करते क्या है, सिर्फ इसको सिक्योर बनाने के लिए ही हम लोग यहाँ पर यूज करते हैं रिफ्रेश टोकन का। हम लोग यहाँ पे किसका यूज कर रहे होते हैं? रिफ्रेश टोकन का। सिर्फ किसकी वजह से? इस एक्सिस टोकन को बचाने के लिए। अब ये रिफ्रेश टोकन करता है क्या? ये इंटरव्यू में आप लोगों से सवाल भी किया जा सकता है। अगर फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछ ले कि रिफ्रेश टोकन और एक्सिस टोकन में फर्क क्या है, जबकि है तो दोनों ही टोकन, तो आसान वर्ड में इसका आंसर ये है कि रिफ्रेश टोकन एक्सिस टोकन को जनरेट करता है। यानी कि रिफ्रेश टोकन एक्सिस टोकन को नया बनाकर देता है। अब मैं आपको इसकी दोनों की लाइफ के बारे में बताऊं तो रिफ्रेश टोकन की जो लाइफ होती है ना, वो 7 से 15 दिन के करीब होती है। ये 7 से 15 दिन के करीब होती है। मैं इनका सीन आपको बताऊंगा कैसे चल रहा होता है। लेकिन एक्सिस टोकन की लाइफ है ना, वो बहुत कम होती है। वो ज़्यादा से ज़्यादा 7 मिनट 15 मिनट, या तो 7 मिनट, या तो और कोई कंपनी तो 2-2 मिनट, जिसका ज़्यादा सिक्योर काम है। क्योंकि अब आप बोलोगे कि इस रिफ्रेश टोकन को कहाँ पे रखेंगे? ये जाएगा कुकीज़ के अंदर। ये जाता है असल में कुकीज़ के अंदर रिफ्रेश टोकन। मेमोरी में जाता है हमारे पास एक्सिस टोकन। मेमोरी में जो जाएगा ना वो एक्सिस होगा। अब आप बोलोगे, अब आपके माइंड में एक सवाल आएगा कि वो तो रिफ्रेश टोकन भी चुरा सकता है। सही है, रिफ्रेश टोकन भी चुरा सकता है। लेकिन अगर वो चुरा भी लेगा और आप बोलोगे कि वो इस टोकन का यूज करते हुए वो इस एपीआई को भी हिट कर सकता है। सही है, जब वो एक्सिस टोकन के जरिए कर सकता है तो रिफ्रेश के जरिए भी कर सकता है। लेकिन रिफ्रेश टोकन की इजाजत हम यहाँ पे जो ये एपीआई होती है ना, ये हम सिर्फ एक्सिस करवाते हैं इस वाले टोकन के साथ ही बस। मतलब कि अगर उसको एपीआई सेंड करनी है वो सिर्फ एक्सिस टोकन के जरिए कर सकेगा। अभी बताता हूँ, अभी इसमें बताता हूँ। हाँ, कह सकते हो ऐसा थोड़ा बहुत। जी सर। हाँ सही है, वो वेरिएबल मैंने दिया एक्सिस टोकन के अंदर वेरिएबल बी के नाम से, सही है, और वही वेरिएबल बी मैंने कॉल करा दिया रिफ्रेश टोकन के अंदर। बिल्कुल यही हो रहा है। मतलब वेरिएबल के ऊपर खेल रहे हैं, तीसरी फाइल में पड़ा हुआ। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। अब मैंने आपको एक चीज़ क्या बोली कि हमने यहाँ पर एक शर्त ये रख दी कि अगर इस एपीआई को कोई भी हिट करेगा ना, उसके लिए आपको एक्सेस टोकन की ज़रूरत है, रिफ्रेश टोकन नहीं चाहिए। अब अगर रिफ्रेश टोकन किसी के हाथ लग भी जाएगा तो किसी काम का नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें ज़रूरत किसकी है? और एक्सेस टोकन कहाँ रखा हुआ है? मेमोरी के अंदर, और मेमोरी का एक्सेस किसी को भी नहीं है। अब ठीक है, अब बात सुनो। अब एक्सिस टोकन इतना ज़्यादा सिक्योर होने की वजह से मैंने क्या बोला, इसकी टाइमिंग कितनी है? ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 7-8 मिनट। रिफ्रेश टोकन क्या करेगा, जैसी 15 मिनट के अंदर वो एक्सपायरी खत्म हुई, रिफ्रेश टोकन खुद ही से लोड हो जाएगा। ये फ्रंट एंड वाले बंदे का काम है, ये फ्रंट एंड डेवलपर का काम है, जो कि बहुत लोगों को नहीं मालूम होगा। क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने आपको कोर्स कराया, आपने मेरे से फ्रंट एंड करा, तो मैं वो वाला क्या काम करके क्यों दिखाऊंगा? तो इसलिए बहुत कम लोगों को मालूम होगा। जी हाँ के पोर्टल पर हाँ, सर वो रखे खुद ही लॉग खुद ही लोग क्योंकि टाइम खत्म हो जाता है उसका। बिल्कुल यही काम है, 100% यही काम है, 100% वो यही काम है। अब एक सीन सुन लो, ये बैंक में भी होता है। बैंक का इतना ज़्यादा सिक्योर होता है, अगर मैं इस मिज़ान बैंक की एप्लीकेशन को फॉर एग्जांपल मैं लॉगिन करके रख भी दूँ, ठीक है ना, मैंने लॉगिन करके जो है ना अपने पास, और जैसे अच्छा मैं उसको ऐसे करूँगा ना, मतलब जैसे कि हटा दूंगा थोड़ी सी देर के लिए, मतलब जैसे कि ये मैंने ओपन करा, ठीक है, हाँ, ये अगर मैं इसको हटा दूँ और वापसी आऊँगा ना, फिर से वो पासवर्ड मांगेगा। समझे? वो इतना ज़्यादा इन लोगों ने सिक्योर रखा हुआ है इसको। तो बात कहने की ये है, रिफ्रेश टोकन, अब आपको मैंने क्या बोला, एक्सेस टोकन 15 मिनट में 7 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा। रिफ्रेश का काम क्या होगा कि वो टोकन को 15 मिनट के बाद जनरेट करेगा। वो क्या करेगा, जो हमारा एक्सेस टोकन है ना, वो 7 मिनट में एक्सपायर हो गया। अब आपके पास इस जगह पर 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आपका एक्सेस टोकन एक्सपायर हो गया, आप लॉग आउट हो जाओगे,
या तो अच्छी कंपनी जो होती है वो लॉगआउट नहीं करती है, यूज़र का बैड एक्सपीरियंस आता है, फालतू में चलते चलते एप्लीकेशन ही बंद, लॉगआउट ही हो गई, 15 मिनट के बाद एक्सपायर होकर। तो ये गलत तरीका होता है। हम लोग क्या करते हैं, जो रिफ्रेश टोकन होता है ना, वो एक्सेस टोकन को बना कर देता है नया, वहीं के वहीं पर उसकी नई टाइमिंग स्टार्ट हो जाती है, लेकिन टोकन भी चेंज हो जाता है। अगर वो गलती से किसी भी सूरत में, पहली बात तो हाथ लगेगा नहीं, अगर किसी का हाथ लग भी गया तो 7 मिनट में वैसे एक्सपायर हो जाएगा, और 7 मिनट में कुछ इस तरह का काम हो भी नहीं सकता इतनी स्पीड में। नया टोकन जनरेट हो जाएगा इन मेमोरी के अंदर रहते हुए। तो ये रिफ्रेश टोकन का काम होगा। अब ये सिनेरियो होगा कैसे, कुकीज़ में कैसे जाएगा, ये सारा काम कैसे होगा, ये हमें इस कोड के अंदर करना है, हैं? हाँ सही है। मतलब लॉगिन हुआ। हाँ आप जैसा कि आप कह रहे हैं कि 15 दिन बाद रिफ्रेश टोकन, बिल्कुल वो 1 महीने बाद सही है। अब इसने अच्छा सवाल करा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं बैकएंड के अंदर, हमें ज़रूरत नहीं होती है। बाज़ों का आपने देखा होगा अपवर्क के ऊपर, हज़ार बार मैं देखता हूँ कि अपवर्क के ऊपर ये सीन है, आप जो है ना, आप अभी आप भले लॉगिन छोड़ जाओ, आप कल आओगे वो भी लॉग आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो बहुत सी कंपनीज जैसे जो ज़्यादा सिक्योरिटी वाली होती हैं, क्योंकि अपवर्क आपको पता है वहाँ पर ट्रांजेक्शन्स वगैरह की होते हैं, लोगों के अपने पर्सनल काम होते हैं, फ्रीलांसिंग लोग करते हैं, तो वो सीक्रेट है थोड़ा सा ना, सिक्योर है वो, तो वो लॉग आउट कर देते हैं। वो बोलते हैं भले वो आपसे आगे कर ले। जैसे कि अभी आप इसी पैसा की ऐप की बात कर लो, आप पेमेंट ट्रांजेक्शन सेंड करते हो, जब वापसी आओगे तो वापसी लॉगिन मांगेगा, भले आप लॉग आउट तो नहीं करके बंद करते हैं ना उसको। तो हर जगह ऐसे होता है ना, क्योंकि ये सिक्योर है ज़्यादा। अगर आपने बात करा कि आपकी एप्लीकेशन इस टाइप की जो आपको लगता है हाँ या भले चोरी हो जाए, खैर है कोई मसला नहीं है, या भले इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, तो आप क्या करते हो, बैकएंड वाला डेवलपर को आप बोलते हो कि यार ये रिफ्रेश टोकन को भी वापसी जनरेट कराते हैं 15 दिन के बाद ही। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अच्छा सिनेरियो यहाँ पे ये होता है, मैं आपको अभी करके दिखाऊंगा, ऑटोमेटिकली रिफ्रेश भी चेंज होते रहेगा। यानी कि रिफ्रेश 15 दिन की एक्सपायरी होगी ना, हम जैसे यूज़र फिर लॉगिन करेगा ना 15 दिन की, फिर उसमें ऐड हो जाएगी। हाँ क्या चीज़, रिफ्रेश टोकन जब एक्सेस टोकन को जनरेट कर रहा है तो लॉग आउट कराने की ज़रूरत क्या है। ज़रूरत आपको इसलिए हो सकती है, जैसे कि मैं टेक जोन में बैठा हूँ, मेरी इधर आईडी खुली हुई है, अब ये पीसी 5 लोग चला रहे हैं, तो मैं तो ये चाहूँगा ना लॉग आउट करके जाऊँ इसको, कि कोई और यूज़ ना करे, तो बहुत सारे सिनेरियो हो सकते हैं। अब हम कोड स्टार्ट करते हैं। अच्छा मैं थोड़ा सा स्पीड में जाऊँगा, क्योंकि ये मैंने पहले ही पढ़ा चुका हूँ मैं ना, ये भले ऑन कर दिया ना। अब मैं आपका एक सवाल ये था कि ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन में फ़र्क क्या है। ऑथेंटिकेशन वो होता है कि जब आप यूज़र को लॉगिन करवाते हो, साइन अप कराते हो, ये ऑथेंटिकेशन है। वैलिडेशन क्या होता है, जैसे कि आप किसी फॉर्म के ऊपर हमने वैलिडेशन लगा दी कि अरे आपको नंबर देना ही मस्ट है, आप टेक्स्ट नहीं दे सकते, ये वैलिडेशन हो गया। ऑथराइजेशन ये होता है कि किस एपीआई का एक्सेस है, किस चीज़ का एक्सेस किसको देना है, यानी कि ये ऑथराइज पर बोलता नहीं, ऑथराइज पर्सन है नहीं है, वो ये होता है ऑथराइजेशन। हाँ मतलब जैसे कि एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट के अंदर जो है आप एडमिन हो, कोई मैनेजर है, कोई सेल वाला बंदा है, आप किसको क्या एक्सेस देना चाह रहे हो, ये ऑथराइज पर्सन, ये होता है ऑथराइजेशन। जैसे मैंने आपको बताया था रोल बेस्ड ऑथेंटिकेशन के बारे में, वो ऑथराइजेशन है। ऑथेंटिकेशन हो गया, यूजर लॉगिन हो गया, साइन अप हो गया, ये ऑथेंटिकेट हो गया। और अब लॉगिन साइन अप होने के बाद उसको क्या एक्सेस देना है, ये ऑथराइजेशन होता है। बात समझ आ गई, ये दोनों में फ़र्क होता है, दोनों चीज़ें अलग हैं, सेम बिल्कुल भी नहीं है। अब इसके अंदर आते हैं जल्दी से, मैं यहाँ पर आके npm init -y। अच्छा मैं इसके अंदर जो है ना सजेशंस का यूज़ करूँगा, VS कोड के सजेशंस में इसलिए यूज़ करूँगा ताकि जो है थोड़ा स्पीड में काम हो जाए। ये काम हम ऑलरेडी पहले भी कर चुके हैं, लेकिन सिनेरियो सारा समझाता रहूँगा आप लोगों को, ठीक है ना। ये वरना तो पिछली वीडियो जाके देखोगे पूरा हार्ड कोड ही मैंने सारा छापा हुआ था, अभी भी हार्ड कोड ही कर रहा हूँ, AI से नहीं लिखवा रहा, बस वो सजेशंस देगा मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। npm i एक्सप्रेस नोडमोन, अच्छा इसमें मंगूस लूँगा, मंगूस। जेसन वेब टोकन का यूज़ करूँगा, जेसन वेब .env का यूज़ करूँगा, .env। इसके अलावा मैं यहाँ पे bcrypt का यूज़ करूँगा, ये मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ। bcrypt.js भी कर सकते हो, bcrypt भी कर सकते हो, सारा पढ़ा चुका हूँ, कुछ भी नया नहीं है। कुकीज़ पार्सर अब ये नया पढ़ूंगा, नया पढ़ा रहा हूँ, कुकी पार्सर। इसके अलावा एंड npm i -d नोडमोन। हाँ वो आप बोले थे ना एक साथ कमांड वाला, वो ये वाला सिनेरियो था उसका।
तो ये सारी चीज़ें मैंने एक साथ इंस्टॉल कर दी हैं, ठीक है। तो मैं इसका सेटअप बड़ी स्पीड के साथ कर लेता हूँ यहाँ पर। हाँ, पहले मैंने स्टार्ट में आप लोगों को थ्योरी इसलिए दी है ताकि आपको पहले पता होना चाहिए कि हम जो काम कर रहे हैं वो कर क्यों रहे हैं। जब तक आपको ये नहीं पता चलेगा ना कर क्यों रहे हैं, तो फिर आपका लिए फजूल है वो डायरेक्टली मैं काम छापते जाऊँ और ये रिफ्रेश टोकन बना रहा हूँ, ये एक्सेस बना रहा हूँ, तो आपको मतलब समझ में आएगा रीज़न क्या है उसका। तो हम ये इसलिए कर रहे हैं। मैं आपको हो सका तो इसको फ्रंट एंड के ऊपर कॉल करके दिखाऊंगा, ये आपको बहुत कम मिलेगा, सीरियसली बता रहा हूँ कि फ्रंट एंड वाला बंदा इस रिफ्रेश टोकन को ऑटोमेटिकली, जैसे आपका टोकन 15 मिनट में एक्सपायर हो गया एक्सेस टोकन, तो रिफ्रेश टोकन जब ऑटोमेटिकली जनरेट कराएगा तो एक्सेस वाले को खबर कैसे मिलेगी कि वो नया आ गया, ठीक है। तो फ्रंट एंड वाला कैसे उसको 15-15 मिनट के अंदर वो उसको चेंज कराते रहता है, कैसे उसको सारी चीज़ें हैंडल करता है, ये फ्रंट एंड वाले का काम है, कैसे होगा दिखाऊंगा। अच्छा, इसको जो है ये सारी चीज़ें सक्सेसफुली मेरे पास इंस्टॉल हो गई है, इसका कोई मसला नहीं है। यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगा जल्दी से server.js करके, एक फोल्डर बनाऊंगा मिडिलवेयर, एक फोल्डर और बनाऊंगा मॉडल करके, मॉडल, एक और बना लेंगे राउट्स करके, एक और बना लेंगे जिसका नाम होगा कंट्रोलर, एक और हमारे पास और होगा इसका नाम होगा कॉन्फ़िग करके, एक फाइल और होगी .env करके। एक पैकेज आता है, इसके बारे में मैं आप लोगों को बताता हूँ पैकेज क्या करेगा, ठीक है। इसके अलावा मैं यहाँ से इस जगह से काम को स्टार्ट करूँगा db.js, कंट्रोलर में एक फाइल को क्रिएट करूँगा user.controller.js, मिडिलवेयर में क्रिएट करूँगा auth.js, user.schema.js, router.js, ये सर्वर वाली फाइल आ जाएगी। मैं यहाँ पर इसके अंदर जाने के बाद इसको चेंज कर दूंगा, इंडेक्स की जगह पे लगा दूंगा सर्वर। इसके अलावा इसको चेंज कर दूंगा डेव डिपेंडेंसी में नोडमोन भी आ गया। यहाँ पर आने के बाद एक स्क्रिप्ट लगा दूंगा डेव नोडमोन server.js, यहाँ पे कोमा लगा लेना याद से। अच्छा, लेकिन मेरे उसमें तो ऑटोमेटिक मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पर एक आता है स्टार्ट करके, नहीं आता तो लगाना पड़ेगा। ये बेसिकली ये आप लोगों को नोड server.js, इसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ क्या होता है। जब आप अपना असल में ये आपका बैकएंड जब डिप्लॉय होगा ना, तो स्टार्ट नोड server.js करना ज़रूरी है। ये आपका डेवलपमेंट के अंदर ज़रूरी है, वो आपका प्रोडक्शन में ज़रूरी है। तो डेवलपमेंट वाला तो ऑप्शनल है, ये वाला आप वाला भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन ये फ्रंट एंड यानी कि दोनों टाइम पे ज़रूरी हो सकता है आपके लिए। ये ऐसी फालतू का है बस, कह लो। अच्छा, इसके कॉमन जिसकी जगह पे मैं यहाँ पर टाइप कौन सी यूज़ करूँगा, मॉड्यूल, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ना इसको मैं इनेबल कर रहा हूँ, ठीक है ना। आप इसको लॉगिन कर लेना, सजेशंस आप लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगी। क्या नहीं, ये VS कोड का खुद का बिल्ट इन फीचर है, मैंने डिसेबल किया हुआ था, आप लोगों के पास इनेबल ही होगा ये। हाँ, अच्छा, मैं यहाँ पर आकर इंपोर्ट एक्सप्रेस फ्रॉम एक्सप्रेस, ठीक है, इसको हटा लेते हैं। और को अच्छा कोर्स भी मेरे को इंस्टॉल करना होगा, npm i कोर्स इंपोर्ट कुकी पार्सर। इसके अलावा मुझे .env चाहिए होगा, इसमें से /config निकाल लेना बस। अब मैं यहाँ पे कुछ मिडिलवेयर इंपोर्ट करूँगा, मिडिलवेयर्स जैसे कि एक्सप्रेस। पहले तो मैं एक वेरिएबल बनाऊँगा, लेट, इसको कॉन्स्ट करके बनाऊंगा। कॉन्स्ट इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि बार बार चेंज नहीं होगा। एप एक्सप्रेस नाम का फंक्शन, यहाँ पर एप डॉट कोर्स का आ जाएगा, कुकी पार्सर का आ जाएगा, जेसन का आ जाएगा, इसको हटा देना। एप डॉट लिसन,
यहाँ पर एक काम ये करना, लेट इसको भी कॉन्स्ट करके बना लो, कॉन्स्ट पोर्ट आ जाएगी, ये आपका आ गया। ये सारा काम है ना, प्रोसेस डॉट एन हमारा पोर्ट आ जाएगी। अब यहाँ पर एक एक्सटेंशन और आती है, चलो मैं यहाँ पे पहले बना लेता हूँ पोर्ट 5000 पोर्ट के ऊपर मैं इसको रन करूँगा। एक मुझे यहाँ पर चाहिए होगा मोंगो DB URI, ठीक है ना। मैं यहाँ पर मेरे पास आई थिंक मोंगो DB का सेटअप पता नहीं इधर है या नहीं, देख लेता हूँ। पढ़ाया नहीं है बट मैं देख लेता हूँ, अगर होगा तो चला दूंगा मैं, फिर लोकल पे इसको यूज़ करूँगा। अच्छा, मोंगो DB के अलावा मुझे चाहिए JWT सीक्रेट। JWT या आपने एक क्लास मिस करी थी, इसके लिए आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी। मेरे पास मोंगो DB यहाँ पर होगा तो देख लूँगा, नहीं हुआ तो भी छोड़ दूँगा। नहीं है पोस्ट ग्रेस है, छोड़। JWT सीक्रेट के लिए आपको जो है ना एक वेबसाइट मिलेगी, JWT टोकन जनरेटर। ये बड़ा खतरनाक टोकन जनरेट करके देगा। भी जैसे ये वाली वेबसाइट नहीं, ये तो इसकी ओरिजिनल है, ये वाली। ठीक है, मुझे बेसिकली दो ऑप्शन है स्टैंडर्ड सीक्रेट की, इनहेंस सीक्रेट्स। इनहेंस में जाओगे तो ये आपको थोड़ा सा खतरनाक बना के देगा, जिसके अंदर आपके पास जो है ना सिंबल भी आ जाएंगे, @ वगैरह, एंड के ब्रैकेट्स वगैरह भी आ जाएंगे, हाँ स्ट्रॉन्ग बना देगा। ये अल्फा न्यूमेरिकल होता है, ठीक है ना। जैसे कि जनरेट इस पर क्लिक करूंगा तो ये जो है इसने सीक्रेट जनरेट कर दिया, सारा अल्फा न्यूमेरिक है। अगर ये वाले पे जनरेट पे क्लिक करूंगा तो इसके अंदर आप देख सकते हो साइन दूसरे भी आ रहे हैं ब्रैकेट्स वाले, तो मैं आप इसमें कोई सा भी यूज़ कर लेना। इसको पेस्ट करते हैं, हाँ हाँ काम तो खैर वही है। बाकी मोंगो DB जो है ना, इसके लिए मुझे एक रियल चाहिए होगा, जो मेरे पास यहाँ से मुझे मिल जाएगा। ये सीक्रेट टोकन, ये सीक्रेट JWT सीक्रेट, ये अभी आगे यूज़ करेंगे हम लोग। पता नहीं है मोंगो URI नहीं, यहाँ पर इस पे जाते हैं, कॉपी कनेक्शन स्ट्रिंग, इधर आके मतलब ये खाली गिटअप पे भी डालें, इसमें हाँ जाती नहीं, गिटअप पे नहीं कर देना। इसको मैं चेंज कर लूँगा, टेक जोन के नाम से रख दिया, चलो मैंने ये हटा देना लास्ट का, सिर्फ टेक जोन के नाम से रख दिया बस। ये मेरे डेटाबेस का नाम है ना, ये हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। अब आते हैं यहाँ पर, ये जो हमने यहाँ पर इस जगह पे फाइल बनाई है ना, import mongoose let database connection DB कनेक्शन, ये मेरे पास एक फंक्शन होगा और एक एसिंक्रोनस फंक्शन होगा। इसके अंदर ट्राई कैच का मैं यूज़ करूँगा, ये सारा काम छाप दिया, ठीक है। ये बेसिकली ये दो लाइनें जो है ना, ये आपने हटा देनी है, ये यहीं पर आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट भी हटा देना। अब देखो ये तो वही है process.env mongoose.uri जो .env से आ रहा है। अगर आपका डेटाबेस कनेक्टेड हो जाता है तो ये मैसेज आ जाएगा, अदरवाइज ये फेल हो जाएगा। और वही वाला काम है जो मैं पहले करा चुका हूँ, ये इसको हटा देते हैं। इसको यहाँ से एक्सपोर्ट कर लेना बस, AXP करके ये एक्सपोर्ट हो जाएगा DB कनेक्शन। कॉपी करा, आपको जाना है सर्वर वाली फाइल के ऊपर, यहाँ पर DB कनेक्शन का इंपोर्ट, कनेक्शन किस फोल्डर में, क्या .env का यूज़ करने के लिए वो हटा देना, फ्रॉम वाला काम ना। ये डायरेक्टली मैंने .env का इस तरह से यूज़ करा है। कोर्स इंपोर्ट करा, यहाँ से ये 2-4 चीज़ें इंपोर्ट करी हैं, यहाँ पे रैप बनाई है, ये 2-4 चीज़ें मैंने लगाई हैं जो ज़रूरी हैं बस। अब एक चीज़ और ज़रूरी है, वो आप टेस्टिंग के लिए यहाँ पर app.use/API/auth, ठीक है। यहाँ पर आ जाएंगे मेरे पर राउट्स। अभी राउट्स कहाँ से आ रहे हैं ये मैं आपको दिखाऊंगा। क्या बताइए, ये इसका बिल्ट इन फीचर है। मेरे पास वो बेटा हल्का वाले में इस तरह का मसले रहते हैं। अपडेटेड वाला एक्सप्रेस लेट, ये जो राउट्स हैं ये एक्सप्रेस डॉट राउटर, ये फंक्शन है ऐप डॉट राउट्स डॉट, ये एक गेट के पे बना रहा हूँ फॉर टेस्टिंग के लिए ना।
ये सिर्फ मैं टेस्टिंग के लिए बस। इसको यहाँ पे मैं क्लोज कर देता हूँ। ये एक्सपोर्ट कर दिया राउट्स को। इसको कॉपी करा, सर्वर पर गया, ये जो राउट्स है वो यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा। बस ध्यान ये रखना, जेस कर लेना। क्या हो गया? ऑफिस के अंदर तो इससे ज़्यादा स्पीड में काम करना पड़ेगा, फ़ायदा क्या। खैर बहरहाल ये वो सब मैंने वही काम करा है जो मैं पहले भी कर चुका हूँ। इसके अंदर टेंशन वाली बात तो फिर नहीं है। उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। जहाँ पे मुझे पता है कि वो नहीं समझ में आएगा तो वहाँ से मैं इसको खुद ही स्लो लेके चलूँगा, क्योंकि सब काम मैं कर चुका हूँ ऑलरेडी। अच्छा, राउट्स पे जाएंगे, कनेक्ट हो गया। ये मेरे पास एपीआई भी कनेक्ट है, कोई मसला नहीं है। सर्वर को स्टार्ट करके चेक करूँगा npm run dev। ठीक है, अब यहाँ पे मोंगोडीबी का एक इशू है, क्योंकि मैंने बताया था पहले भी। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, इम्पोर्ट। ये आप लोगों के पास नहीं आएगा, इम्पोर्ट DNS फ्रॉम DNS। हाँ, यहाँ पर DNS.set सर्वर कर दूंगा। सेट सर्वर एक फंक्शन है, ये एरे लेगा। यहाँ पर आके 00 चिपका दूंगा। यहाँ भी चिपकाने होंगे 00 कोमा 0.0.4 दफ़ा ही लगा दूँ, तो ये कनेक्टेड सक्सेसफुली का आ जाएगा। आया नहीं, क्या बात है? एरर तो नहीं आ रहा, लेकिन मैसेज भी क्यों नहीं आ रहा है? नेट नहीं चल रहा क्या? आ गया, डेटाबेस कनेक्टेड सक्सेसफुली। ठीक है, तो डेटाबेस मेरा सक्सेसफुली कनेक्ट हो गया। अगर हम मैं गेट के एपीआई की बात करूं तो लोकल होस्ट 5000/API/ ये राउट अवेलेबल नहीं है। देखो अब जो मेरी जितनी भी एपीआईज बनेंगी ना, क्योंकि मैंने यहाँ पर ओथ लगाना ज़रूरी है ना, ओथ नहीं लगाया, /oth/ वेलकम टू एपीआई। अब जितनी भी एपीआई बनेंगी /API/oth ये लगाना तो ज़रूरी है, बट इसके आगे से जो नाम यहाँ पे दिया हुआ होगा वो भी जुड़ जाएगा। /API/oth मेरा प्रीफिक्स हो गया। अब यहाँ पे जो नाम दूंगा वो नाम हर एक एपीआई के आगे जुड़ेगा, ये चीज़ याद रखना। लेकिन ये जो है ना, ये आपके पास यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है ना, ये आपके पास फंक्शन यहाँ नहीं बनेगा, ये कहाँ बनेगा, सीधा कंट्रोलर के अंदर। ठीक है, तो हाँ, अब चलते हैं कंट्रोलर फाइल में। अब मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक रजिस्टर की एपीआई। रजिस्टर की एपीआई बनाने से पहले शर्त ये है कि आपको एक मॉडल वाली फाइल में जाना पड़ेगा और वहाँ पे अपना मॉडल को सेट करना होगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पर एक मॉडल क्रिएट कर रहा हूँ, mongoose let user schema। ठीक है, ये स्ट्रिंग हो जाएगी इसकी टाइप, ईमेल आ जाएगा, रिक्वायर्ड ट्रू कर देंगे, यूनिक ट्रू कर देंगे, और एक पासवर्ड ले लेंगे। पासवर्ड को रिक्वायर्ड टाइम स्टैम्प ट्रू, एक यहाँ पर मैं यूज़र को क्रिएट कर लूँगा। ये स्कीमा बन गया। सही है, तो ये हमारे पास जो है इस तरह से हम एक ही यूज़र। अच्छा, अगर आप एरर शो कराना चाह रहे हो, अब देखो थोड़ी सिक्योरिटी हम यहाँ पे भी ऐड कर सकते हैं स्कीमा के अंदर। अगर आप चाह रहे हो कि एक तो होता है, अभी हम सर्वर पे लॉजिक लगाएंगे, इफ़ यूज़र नेम अगर नहीं देता, फलाना दिमाग का नहीं देता, तो रिक्वायर्ड फील्ड आर मिसिंग हम लगाते हैं इस तरह से। अगर ये आप ये स्कीमा भी बोल सकते हो, वहाँ अलग बोल दो, यहाँ अलग बोल दो, मतलब सिक्योरिटी फुल हाई, समझे? हाँ, वो आप अगर ये काम आप स्कीमा पे करना चाह रहे हो ना, तो यहाँ पर एक एरे लगाओ, पहले में ट्रू पास कर दो, दूसरे में नेम इज़ रिक्वायर्ड, ईमेल इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, खुद ही आ जाएगा। 2-3 दफा पासवर्ड ट्रैक करना बस एरे में आपने पहले में ट्रू, दूसरे में मैसेज, दूसरे में तीसरे, इस तरह से। पड़ेगा, 2 दफा ट्रैक करना। हाँ, पहली बात तो सर्वर का एक्सेस नहीं है, मज़ीद सिक्योरिटी हमने और कर दी, समझे? तो ये आप यूनिक के ऊपर भी कर सकते हो। ये आपने ट्रू लगाकर एरे लगाओ, ट्रू करके बोल दो कि ईमेल मस्ट बी यूनिक। तो मतलब आप एरर को शो कराने के लिए बेसिकली आप जो है इस तरह के मैसेज पास कर रहे हो। ये नहीं भी दोगे तो खैर कोई मसला नहीं होगा, ठीक है ना, आप वैसे नॉर्मली भी दे सकते हो, समझ आ गई? ये ऑप्शनल है, मैं आप लोगों को बता दिया बस वैसे। अब ये जो यूज़र है ना, ये यूज़र हमें चाहिए होगा इस जगह पर। अब यहाँ से हमारा काम स्टार्ट होता है, एक्सपोर्ट करूँगा पहले तो, एक्सपोर्ट लेट रजिस्टर, ये थोड़ा सा स्पीड में लेके जाऊँगा, ये लो, ठीक है। तो ये जो है हमारा अच्छा, कुछ ज़्यादा स्पीड हो गई। अच्छा, अभी आएगा, अभी आएगा। चलो देखो 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 देखो,
ये सारा हटाया, मैं यहाँ पर ट्राई कैच का यूज़ कर रहा हूँ किसके लिए, सिवाय एरर हैंडलिंग के लिए, ठीक है ना। ये ट्राई, ये मेरा पास कैच फंक्शन आ जाएगा। ये तो आपको पता ही है कि ये मैसेज हम क्यों दे रहे हैं, मैं इसको मैसेज को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मैंने देखो स्टेटस कोड बोला कि 500 एरर चल जाएगा। 500 एरर मतलब सर्वर साइड से एरर आ रहा है, आप लोगों की गलती नहीं है। मैसेज रजिस्ट्रेशन फेल हो गई है, या फिर अगर रजिस्टर में एक मैसेज चल जाएगा, दूसरा जो एरर होगा ना वो एरर इस वाले एरर से उठकर उसमें से मैसेज निकाल के स्क्रीन पे शो करा देगा। बस ये बात मैंने इसको बोली है। अब असल गेम है ट्राई कैच के अंदर जो उससे ज़्यादा लंबा होगा। अब मैं यहाँ पर यूज़र से कुछ चीज़ें लेने की कोशिश करूँगा, जैसे कि उसका नाम, ईमेल, पासवर्ड जो भी है, तो ये मैंने ले लिया। अब मैं यहाँ पर वैलिडेट कर दूंगा कि इफ़ नेम, ईमेल, पासवर्ड अगर नहीं मिलता, ऑल फील्ड आर रिक्वायर्ड है, ठीक है ना, ये देना आपको ज़रूरी है। अगर आपने वो यहाँ से ब्रेक होके चल जाएगा, रिटर्न लगाना ज़रूरी है। अब आगे देखते हैं। अब मैं सबसे पहले यूज़र को डेटाबेस पे फाइंड करूंगा कि जो यूज़र क्रिएट हो रहा है क्या वो डेटाबेस पे ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, ठीक है। तो पहले मैं यहाँ पर फाइंड यूज़र करूंगा। इसके लिए मैं यहाँ पे क्या करूंगा, लेट यूज़र नाम का एक वेरिएबल बनाया, अवेट लगा दूंगा, और अवेट लगाकर ये जो यूज़र है ना इसको इम्पोर्ट कराऊंगा जो मैंने स्कीमा में बनाया है। ये इम्पोर्ट हो गया .js। डॉट लगाओगे, मोंगोडीबी के खुद के अपने बहुत सारे मेथड होते हैं, तो आप देख सकते हो मैं यहाँ पर फाइंड वन का यूज़ करूँगा। फाइंड वन के अंदर ईमेल को ढूंढ लूँगा। अगर ईमेल अगर ऑलरेडी हुआ डेटाबेस पर तो बोलूँगा ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। अगर डेटाबेस पे यूज़र मुझे मिल जाता है, मैंने फाइंड करा, डेटाबेस पे वो यूज़र मुझे मिल गया, इसका मतलब है क्या हुआ, कंडीशन ट्रू। मतलब डेटाबेस पे एक चीज़ को फाइंड कर रहा हूँ, यूज़र मिल गया, ऑब्जेक्ट रिटर्न हो गया कि भाई ये लो आपका यूज़र। अगर यूज़र आया इसका मतलब डेटाबेस पे पहले से वो एग्जिस्ट करता था, अब तो क्रिएट नहीं हो सकता ना अकाउंट। तो मैं उसको इसलिए मैसेज दे रहा हूँ कि ईमेल ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, आप अपना ईमेल डिफरेंट करो, इस वाले से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर अब मैं पासवर्ड को हैश करने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अब मान लो कि यूज़र अगर यहाँ पर वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और इस सिनेरियो से भी वो आगे आ गया, अब इसका मतलब क्या हुआ कि यूज़र सही है, वो सही अपना अकाउंट क्रिएट कर रहा है, तो पासवर्ड आप लोगों को पता है हैश करके भेजना पड़ेगा। पासवर्ड को हैश करके भेजना पड़ेगा, अदरवाइज हैश के बगैर नहीं भेजेंगे। तो मैं इसके लिए यहाँ पर यूज़ करूँगा बी क्रिप्ट का, इम्पोर्ट बी क्रिप्ट जो पासवर्ड को हैश करेगा। अच्छा बी क्रिप्ट है, बी क्रिप्ट जेस नहीं है, ये चीज़ थोड़ी सी ध्यान में आप लोगों को रखना है, सही है ना, क्योंकि सजेशन लेनी है, अंधी धुन नहीं लेनी है। अंधी धुन लेने से ये होगा कि आपका कोड में भंड आएंगे, आप लोगों को हाथों चीज़ों को देखते हुए चलना पड़ेगा। मैं JWT का यूज़ करूँगा जेसन वेब टोकन से, सही है, तो स्पेलिंग होगा आप लोग देख के चलना। अब मैं यहाँ पर पासवर्ड को हैश कर रहा हूँ, लेट हैश पासवर्ड, ये हैश हो गया, ठीक है, ये यूज़र क्रिएट हो गया। हाँ अच्छा, ये यूज़र को क्रिएट करने के दो तरीके हैं बेसिकली। न्यू यूज़र करके आप लो, इस तरह से क्रिएट कर लो। मैंने आपको एक तरीका बताया था क्रिएट वाला, मैं क्रिएट से कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। लेट क्रिएट यूज़र, ये क्रिएट आ गया, पासवर्ड हैश करके मैंने डेटाबेस पे भेज दिया। अब ये हमारे पास टोकन जनरेट हो गया और हमने मैसेज भी भेज दिया कि यूज़र लॉगिन हो गया। अब ये जो अब बात सुनो, पहले बात सुनो, यूज़र क्रिएट हुआ, यूज़र क्रिएट होने के बाद मुझे यूज़र को मैंने क्या बोला, फ्रंट एंड के ऊपर एक टोकन जनरेट कराना पड़ेगा, ये बात बोली मैंने। ये वही टोकन है, और ये वो टोकन जो है ना, ये एक्सेस टोकन है। ये क्या है, एक्सेस टोकन है, बात समझी, ये एक्सेस टोकन है, ये भी फ्रंट एंड पे जाएगा, कुकीज़ भी फ्रंट एंड पे जाएगी, ठीक है ना। तो ये एक्सेस टोकन में एजा यहाँ पे ही पास कर दूंगा। अब मैं आपको एक चीज़ समझा रहा हूँ भाई, एक्सेस टोकन जनरेट हुआ, JWT.signin, JWT ऊपर से उठाया, साइन इन एक फंक्शन है, ये बोलेगा कि ठीक है आप मुझे बताओ जो JWT सीक्रेट है जो मैं टोकन जनरेट करूँगा उसमें आप अपनी क्या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रखना चाह रहे हो, छुपा कर क्या सीक्रेट इन्फॉर्मेशन रखना चाह रहे हो, ठीक है। मैंने बोला कि मैं एक ID रखना चाह रहा हूँ, जो भी यूज़र क्रिएट होगा आपको पता है उसके अंडरस्कोर ID करके डेटाबेस पे क्रिएट हो जाती है, हर एक यूज़र की ID क्रिएट होती है। मैंने बोला वो ID मैं रखना चाह रहा हूँ, साथ में उसका ईमेल है, मैंने बोला ईमेल की मुझे ज़रूरत नहीं, छोड़ दो, मुझे बस एक ID चाहिए। अब एक चीज़, ID असल में ID इसलिए निकाल रहा हूँ, ID के जरिए मैं पूरा डेटा, मैं ईमेल क्या पूरा खानदान का डेटा उठा सकता हूँ उसका, एक ID के जरिए आईडी में सब आता है, पासवर्ड सब आ जाता है, सब चीज़ें होती हैं। मतलब ID में सब नहीं होता, ID के जरिए डेटाबेस पे जाके मैं ID के जरिए सारी चीज़ें उठा सकता हूँ, तो मैं वैसे ही निकाल लूँगा, मुझे इसमें कचरा करने की जरूरत नहीं है। वो अभी आके देख, ठंडा तो होगा ईमेल से आईडी नहीं, सिर्फ आईडी। सिर्फ ID से उठेगा। हाँ अब आगे देखो, क्यों ID यूनिक होती है, प्रोसेस
अब यहाँ पर जो एक्सेस टोकन है, ठीक है, ये वही वाली कहानी है जैसे मैंने बोला वेले पार्किंग में आप गए, एक तो टोकन दिया, टोकन के ऊपर कोई सिग्नेचर विग्नेचर है नहीं भाई, ऐसे लाके टोकन दे दिए कार ले जा। और अगर उसको सिक्योरिटी दें तो उसको हम साथ के साथ एक सिग्नेचर करके दे दें भाई, तो अपना सिग्नेचर करेगा, सिग्नेचर मैच होगा तो ठीक है, वरना तो अदरवाइज कोई और होगा। तो यहाँ पर भी वही है कि भाई ये डेटा तो सीक्रेट करो, अब एक सिग्नेचर करो अपना process.env.jwt सीक्रेट। अब ये हाँ, ये जो सीक्रेट है, अब आपको पता है इतना लंबा चौड़ा तो हमारा सीक्रेट था, और ये सीक्रेट किसको पता होगा, जो इसका ओनर है। अभी अगर कोई दूसरा हैकर आता है तो उसको इस सीक्रेट का पासवर्ड मालूम होगा कि आप खुद बताओ, नहीं होगा ना, तो इसलिए वो उसके लिए बेकार हो जाएगा। दूसरा एक्सेस टोकन, मैंने क्या बोला कितने दिन में एक्सपायर हो जाता है, ये 1 घंटा बोल रहा है ना, 1 घंटा नहीं 15 मिनट बस, हद मार के 15 मिनट, या तो 7 मिनट या तो 15 मिनट बस, इससे ज़्यादा की कहानी नहीं होती इसकी, इससे ज़्यादा की इसके ऊपर लाइफ नहीं होती। ये अब हम बार बार चेंज करेंगे, वरना तो 1 घंटे में हैकर तो रॉकेट बना हुआ होगा आज के AI के दौर में, है या नहीं है, आराम से। ठीक है, अब यहाँ पर ये तो सिर्फ टोकन जनरेट हुआ है, जब टोकन जनरेट हुआ अभी काम कंप्लीट नहीं है, अभी इस पर वापसी आ रहा हूँ, पहले तो मैं साइन अप करा रहा हूँ, टेस्ट कर रहा हूँ कि काम कर रहा है नहीं कर रहा। अब उसने एक रिस्पॉन्स भेज दिया कि यूज़र रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, जो भी एक्सेस टोकन होगा वो मैं आपको दे दूंगा बस। यहाँ पर यूज़र की आईडी छोड़ देना, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है बेटा। 201 मतलब सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, 200 मतलब कि सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आया है, ये क्रिएट होने के ऊपर होता है। ये कितने होते हैं? ये बहुत सारे होते हैं। अच्छा, अब मैंने जो इसको एक्सपोर्ट करा है ना, किस नाम से करा है, रजिस्टर के नाम से कॉपी करा, और राउट्स के ऊपर जाऊंगा, ये सारी चीज़ें हटा दूंगा, ये सारी चीज़ें हटा दूंगा, इधर आके इस फंक्शन को कॉल कर दूंगा, और इसके आगे .js लगाना ज़रूरी है, इस API का पोस्ट का बनना ज़रूरी है, रजिस्टर लगाना ज़रूरी है। अब चलते हैं पोस्टमैन के ऊपर। आप लोगों ने एक चीज़ नोट करी होगी, आप लोग अपने अकाउंट को 50 जगह लॉगिन कर लेते हो। अब फेसबुक जैसा प्लेटफॉर्म, इंस्टाग्राम जैसा, और लिंक्डइन हो गया, गूगल हो गया, ये लोग एक ऑप्शन देते हैं कि जहाँ जहाँ पर भी आपका अकाउंट लॉगिन होता है वो आपको शो कराता है कि इस डिवाइस पे, इस कंप्यूटर में वो लॉगिन है, इस लोकेशन पे लॉगिन है। ये हम भी कर सकते हैं, वो इसी जगह पे ही होता है, इस सिनेरियो में होता है वो। मैं करके दिखाता हूँ, चलो सब ईच एंड एवरीथिंग आपको सब मिल जाएगा। मतलब हम अगर वो इसी से ही होता है, यहीं पर ही होगा। ये 2 मिनट का काम है, हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारी वेबसाइट को हर यूज़र जान सकता है कि किसने कहाँ कहाँ पे लॉगिन करा हुआ है। अब वो यहीं पर बैठे बैठे वो उसको वहीं से साइन आउट कर सकता है। अभी कुछ टाइम पहले ऐसा हुआ था कि मेरे जो है ना नाम की आईडी से कोई ऑनलाइन क्लास जब नहीं हो रही थी, जब चीजें बनती थी, सही है, किसी रैंडम क्लास में किसी ने जाकर गाने वाने चला दिए, सही और है, जो टीचर था उससे बदतमीजी कर दी, मेरा नाम चला गया सही है, यूनिवर्सिटी में। लेकिन जो वहाँ पे स्टाफ बैठा था ना, सबको पता था मेरा कि मैं शरीफ लड़का करता था। तो उन्होंने बोला ऐसा हो नहीं सकता है, लड़का बहुत शरीफ है। तो उनको बुलाया, मैंने बोला मुझे तो पता ही नहीं ऐसा कुछ हुआ। तो उन्होंने बोला ठीक है, फिर बहरहाल इस पर एक्शन वगैरह हुआ, तो कुछ सामने नहीं आया, लेकिन अब दोबारा ऐसा सीन नहीं। अच्छा, तो अगर मैं देखना चाह रहा हूँ कि मेरी जो आईडी है अगर कहाँ से लॉगिन हुई है, क्या हुई है, हाँ पता तो चल जाएगा। हाँ। लैपटॉप पे लगाता हूँ, पता चल जाएगा। पैसे लूंगा, ये तो ये कोर्स के अंदर सिखा रहा हूँ, ये अलग से पर्सनल। अच्छा खैर, आते हैं इस पर, आते हैं। मैं एग्जैक्ट डेट बता दूंगा आपको, इस डेट को इस ठीक है। टाइम के अंदर ये कीजिए। मैं एक चीज चाह रहा हूँ, साइड बार खुल के क्यों नहीं दे रहा ये, साइड बार क्यों नहीं खुल रहा। चलो ठीक है, बात सुनो हीरो, यह पोस्ट की API हो गई। ये हमारा यूज़र जो क्रिएट है वो 5000 के ऊपर सर्वर चल रहा है। एक चीज़ ध्यान में रखना, सर्वर चलना चाहिए, सर्वर मेरा कनेक्टेड है 5000 पोर्ट पर जी। /API /auth/register। अब इसके अंदर भी वैसे AI है, मैं इसमें भी रॉकेट बना सकता हूँ, लेकिन वो खुद ही बन जाएगा। चलो यहाँ पर हमारे पास एक ऑप्शन होगा नेम, यहाँ पर आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल user1, में इसको कर लेता हूँ। यहाँ पर हम एक ईमेल क्रिएट कर लेंगे, user1@gmail.com।
यहाँ पर हम कर देंगे इसको पासवर्ड 1 2 3। जैसे मैंने यूज़र क्रिएट करा तो ये यूज़र मेरे पास सक्सेसफुली क्रिएट होगा और टोकन भी जनरेट होकर आ गया। तो आप मारोगे उसको, मैं मारूँ? अबे चाचा, बैकेंड वाले को मिल तो जाए तभी तो फ्रंट एंड पे जाएगा। बैकेंड वाला बंदा ही तो फ्रंट एंड में भेजेगा, और फ्रंट एंड डेवलपर का काम है कि उसको सेफ तरीके से उसको यूज़ करना। बात समझे? बैकेंड वाला तो फ्रंट एंड वाले को तो दे, पहले फ्रंट एंड वाला ही वो सेव कराएगा ना। तो और क्या? ऐसा नहीं नहीं यार, सही है, समझ गया आपकी बात, समझ गया। ठीक है, अच्छा ये एक्सेस टोकन जनरेट हो गया, लेकिन मैंने क्या बोला, एक्सेस टोकन जो होगा वो हमारे पास 15 मिनट की इसकी लाइफ होती है। हमें कुकीज़ के अंदर एक टोकन भेजना होगा जिसका नाम होगा रिफ्रेश टोकन। ये रिफ्रेश टोकन क्या करेगा, हर एक 15 मिनट के बाद एक्सेस टोकन को नया बना के देगा। लेकिन पहले क्रिएट तो हो, पहले कुकीज़ में से रिफ्रेश पहुंचे तो थे वो, तो बाद में हम उसकी एपीआई बनाएंगे, पता चल जाएगा। तो ये यूज़र क्रिएट हो रहा है, ठीक है ना, इसमें कोई टेंशन वाली बात तो खैर नहीं है। एक चीज़ आगे देखते चलो। मैं इधर गया और यहाँ पर जाने के बाद टेक्सोन के नाम का मेरे पास डेटाबेस बनकर आ जाएगा। टेक्सोन ये टेक्सोन, इसमें यूज़र्स, और आप देख सकते हो कि यहाँ पर ये यूज़र क्रिएट होकर आ गया टोकन के साथ। अब एक कुकीज़ के साथ अभी मैंने रिफ्रेश टोकन बनाया नहीं है, अब बना रहा हूँ रिफ्रेश टोकन को, अब बना रहा हूँ। तो इसको देखना, ये जनरेट टोकन हो गया। पहले जनरेट टोकन करने से पहले मैं यहाँ पर कुकीज़ को सेट कर दूंगा। लेट रिफ्रेश टोकन हो गया। अभी सब्र करो, मैं इसको कुकीज़ में सेट करूंगा। रिफ्रेश टोकन को यहाँ पे एक्सेस नहीं दूंगा। बात को समझना, रिफ्रेश टोकन भी मैंने वैसे ही क्रिएट करा है जैसे एक्सेस को करा है, ठीक है। ये जो एक्सेस टोकन को जिस तरह से मैंने क्रिएट करा है, इसी तरह से जैसे कि वो साइन इन करा, वही आईडी रख के भेजी, वही सब चीज़ें भेजी। रिफ्रेश टोकन में भी सेम टू सेम यही काम है, बिल्कुल सेम टू सेम यही काम है, ठीक है। लेकिन बात ये कि इसके लिए वो अलग टोकन होगा, इसके लिए अलग टोकन होगा, होंगे दोनों टोकन ही। लेकिन जो ट्रांजैक्शन की एपीआईज होती हैं, जो भी हमारी अदर एपीआईज होंगी, वो यूज़ करेंगे एक्सेस टोकन का, उनके लिए ये वाली चीज़ कचरा है। उसको लिंक भी तो करना पड़ेगा। आप सब्र तो कर लें, बात तो सुनिए, कंप्लीट होने दें। अभी सिर्फ रिफ्रेश टोकन बना है, कुकीज़ पे सेट नहीं करा, अब मैं कुकीज़ पे सेट करने का कोड कर रहा हूँ, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर कुकीज़ का यूज़ करूँगा। तो सबसे पहले, अच्छा बस आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स डॉट कुकी करना होता है, रिस्पॉन्स डॉट कुकी। इसमें सजेशन नहीं होगी, इसमें आपको, मैं हार्ड कोड के हिसाब से बता रहा हूँ, सजेशन नहीं मिलती है आप लोगों को। रिस्पॉन्स डॉट कुकी, ये चीज़ याद रखनी है, रिक्वेस्ट डॉट कुकी नहीं, रिस्पॉन्स डॉट कुकी। अब इसको ऐसे याद रख लो, ये बहुत बार आपको कंफ्यूज करेगा। मैंने अपने लर्निंग फेज में काफ़ी बार इसको फेस किया, बार बार नेट से आके देखना पड़ता था कि ये जहन में नहीं आता रिक्वेस्ट डॉट कुकी होता है या रिस्पॉन्स डॉट कुकी होता है, या कुकीज़ होता है या कुकी होता है, ये भी नहीं पता चल रहा होता बाज़ों का। तो आसान वर्ड में एक वक्त में एक ही चीज़ जा रही है, तो पहली बार कुकी, एस तो हट गया। दूसरा, हम यहाँ से बैकएंड वाला फ्रंट एंड वाले को रिस्पॉन्स सेंड कर रहा है, तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पर कुकीज़ को रिस्पॉन्स से सेंड करेंगे। रिक्वेस्ट मतलब फ्रंट से डेटा आ रहा है, रिस्पॉन्स मतलब फ्रंट पे डेटा भेज रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये कुकी आपसे नाम मांगेगा कि अपनी की का नाम क्या होगा, मतलब जो कुकी सेंड होगी, जो आप लोगों से फ्रंट एंड में पूछता है एक्सेप्ट ऑल कुकीज़ का ऑप्शन, वो यही वाला होता है, ठीक है। तो वो क्या होता है कि वहाँ पे आपसे पहले तो ये की का नाम मांगेगा, क्या मांग रहा है, अपना नाम दो, क्या वहाँ पे किस नाम से सेव करना चाह रहे हो, कुकी का। दूसरा आपसे पूछेगा अपनी वैल्यू दो, ये रिवेल, आपका टोकन दो मतलब। तीसरा एक ऑप्शनल होता है कुकी ऑप्शन, इसमें आप बताते हो कि उसमें कितनी उसकी मैक्सिमम एज होगी, कितने दिन में एक्सपायर होगा, क्या वो साइन इन कुकी है या नहीं, क्या उसके पाथ होंगे। जो मैं अभी HTTP ओनली की बात कर रहा था, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ही आ गई, HTTP ओनली, ट्रू और ये सब चीज़ें। अभी इस पर आता हूँ, डिस्कस करता हूँ। सबसे पहले मैं इसको नाम दूंगा कि रिफ्रेश टोकन, और ये मेरा टोकन होगा, ठीक है, ये मेरी की, ये उसकी वैल्यू। और अब इधर आप क्या करोगे, एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, इसमें आप बताओगे HTTP ओनली का मतलब समझना। HTTP ओनली ट्रू का आसान वर्ड में मतलब ये है कि जावा स्क्रिप्ट को मना कर दिया कि मेरी कुकी का यूज़ करने की इजाज़त नहीं है, बस। HTTPS नहीं, ये आपकी मर्जी नहीं है, वो इसमें बिल्ट इन फीचर है। ये की जो मैंने बनाई है ना, ये जो की आ रही है, ये आपको खुद ऑप्शन देगा, क्या
जो भी बना रहे हैं सिक्योर है। सिक्योर में तो HTTP ऐसा बात को सुन तो ले, ये वो चीज़ नहीं है चाचा। HTTPS वाले की बात कर रहे हो ना, अभी आएगा, अभी आएगा, ठंडा करो। HTTP ओनली ट्रू लगा दिया, इसका मतलब क्या हो गया, ठीक है, कि जावा का कोड इसके ऊपर रिजेक्ट है, अलाउ नहीं है। अब यहाँ पर आ गया सिक्योर, जो आप बात कर रहे थे ना एस वाला, वो ये ऑप्शन है सिक्योर। मतलब अब यहाँ पर एक लॉजिक है, ये आपको जो है ना सबसे पहले नोड env को लेकर जाना .env के अंदर, पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा। .env में जाओ, .env, इसके अंदर जाने के बाद मैं बता दूंगा ये हमारे पास डेवलपमेंट साइट है, प्रोडक्शन नहीं है। कंट्रोलर में चलते हैं। मेरे इस बात का मतलब ये है, सिक्योर का मतलब ये आपको बोलेगा, आपने खाली ये बताना है ट्रू या फॉल्स। ट्रू का मतलब कि मेरी एपीआईज को, इस मेरी कुकीज़ को सिर्फ वही ब्राउज़र यूज़ करेगा जो सिक्योर होगा, जिसमें एस लगा हुआ होगा, यानी कि HTTPS होगा। सिर्फ वही ब्राउज़र यूज़ करेगा जिसके अंदर HTTPS लगा हुआ होगा, जो सिक्योर होगा। अदरवाइज किसी दूसरे ब्राउज़र को इजाज़त नहीं है। अब मेरी कंडीशन क्या है भाई, process.env.node.env। नोड env का मतलब कि अभी मैं डेवलपमेंट टाइम पे यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं अभी से इसको ट्रू कर दूंगा तो मेरे पास खुद ही कुकीज़ सेव करेगा, क्योंकि मैं तो अभी सिक्योर ब्राउज़र पे नहीं हूँ ना, मैं तो नोड env, मैं तो Node.js का उसका यूज़ कर रहा हूँ, पोस्टमैन का, तो मेरे पास तो एस का कोई चक्कर है ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे बोला कि process.env.node.env जो वहाँ पे बनाया है, वो मैंने वहाँ पे क्या रखा, डेवलपमेंट। मैंने बोला कि डेवलपमेंट के प्रोडक्शन के बराबर है, डेवलपमेंट का प्रोडक्शन के बराबर है। क्या होगा, फॉल्स या ट्रू। तो इसका मतलब क्या होगा, सिक्योर क्या होगा अभी मेरे लिए, फॉल्स। के मतलब मैं अभी अपनी कुकी को, मैं चाहे एस लगा हुआ हो चाहे नहीं लगा हुआ हो, हर जगह यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे सिंपली प्रोडक्शन नहीं, गुना मिलेगा, गुना मिलेगा। जब मैं इसको डिप्लॉय कर दूंगा तो इस जगह पर आने के बाद मैं वहाँ पे क्या लिख दूंगा, डेवलप प्रोडक्शन। तो इसका मतलब प्रोडक्शन का मैच करेगा, तो इसका मतलब वो यहाँ पे कैसे हो जाएगा, ट्रू। सिंपल ये गेम है। अब आगे एक और ऑप्शन आता है, अब आगे ऑप्शन आता है सेम साइट का, ठीक है। अब एक ऑप्शन है सेम साइट, तो ये सेम साइट स्ट्रिक्ट। अब इसमें 3 ऑप्शन होते हैं, एक होता है लेग्स, एक होता है नन और एक होता है स्ट्रिक्ट। सेम साइट में 3 ऑप्शन, ये आपको इसकी वेबसाइट से डिटेल से पढ़ सकते हो, बहुत सारे ऑप्शन होते हैं इसमें। स्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि जो ब्राउज़र होगा, मतलब मेरी वेबसाइट की जो वो है, मेरी वेबसाइट का डोमेन क्या है, लोकल होस्ट 5173 फलाना, वहाँ का जो भी होगा, ये रजिस्टर की जो भी एपीआई है, ये मेरी एपीआई है, ऐसा ही है। इस एपीआई के अलावा अगर इसको कोई हिट करने की कोशिश करे, मना कर दो। मेरे एपीआई के अलावा अगर इसको कोई हिट करने की कोशिश करे, मना कर दो, कोई भी इसका यूज़ नहीं कर सकता। दूसरी चीज़, अगर मैं इस सेम साइट को, ये बाय डिफ़ॉल्ट वैसे जो है ना, मेरे ख्याल में ये स्ट्रिक्ट नहीं होता, ये नन पे लगा हुआ होता है। नन कहने का मतलब ये है कि इसके लिए एपीआई की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कि मतलब कोई भी हिट कर सकता है। आप भी मेरी मतलब इस वाली कुकीज़ का यूज़ कर सकते हो, आप भी कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। और अभी मैंने स्ट्रिक्ट कर दिया, इसका मतलब मैं अपनी कुकीज़ का मैं खुद ही यूज़ कर सकता हूँ, किसी दूसरे को इजाज़त नहीं है। जैसे आप क्रिएट हुआ, आपका अकाउंट है, आप ही यूज़ कर रहे, किसी दूसरा को अगर हाथ लग भी जाती है, फजूल है उसके लिए। जब हम इसको मतलब डिप्लॉय कर देंगे तो स्ट्रिक्ट की जगह कुछ और नहीं, यही रहेगा। स्ट्रिक्ट का मतलब है आप यूज़र हो, आपने क्रिएट करा, आपकी कुकीज़ है, आप ही यूज़ करोगे, आपके अलावा कोई दूसरा यूज़ करेगा उसके लिए फजूल है, अलाउ ही नहीं करेगा, ये स्ट्रिक्ट हो गया। एक होता है लेक्स। नन मतलब तो समझ आ गया, कोई भी हिट कर सकता है मसला। लेक्स मतलब उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस होती हैं और कुछ अलाउ भी करता है, कुछ अलाउ नहीं करता। जैसे कि किसी सिचुएशन पर डिपेंड करता है, आपकी कहीं सिनेरियो ऐसे हो सकते हैं, आप बोलते हो यार इस बंदे को भी इजाज़त देना चाह रहा हूँ और इसको नहीं देना चाह रहा, तो आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो लेक्स में। मतलब एक ग्रुप हाँ ठीक है, तो ये लेक्स का सिनेरियो होता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस स्ट्रिक्ट का यूज़ किया था। अब होता है इसमें एक्सपायरी, ये आपके पास होता है एक्सपायरी मैक्सिमम एज। तो मैंने क्या बोला, ये आपके पास 7 दिन भी होता है, ये आपके पास 15 दिन भी होता है, लेकिन ये आपसे टाइम लेता है मिली सेकेंड्स के अंदर। ये आपसे किस में टाइम लेगा, मिली सेकेंड। अब मेरा आपसे एक सवाल है, 1000 मिली सेकेंड मतलब 1 सेकेंड। 1 सेकेंड को 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, 1 मिनट। अब 1 मिनट का मतलब 1 मिनट को 60 से मल्टीप्लाई करा, 1 घंटा। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1 मिली सेकेंड उसको मल्टीप्लाई करा 60 से, इसका मतलब है 1 मिनट। 1 मिनट को मल्टीप्लाई करा 60 से, इसका मतलब है 1 घंटा। 1 घंटे को मल्टीप्लाई करा 24 से, यानी कि 1 दिन। 1 दिन को मल्टीप्लाई करा 7 से, इसका मतलब है, ठीक है, ये 7 दिन की कुकी बन गई। अगर आप चाहते हो ये जो है ना 15 दिन की बने, तो आप यहाँ पे 15 कर देना। दूसरी चीज़, ये आप जो है कैलकुलेशन कर रहे हो, अभी मैंने तो मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखी है,
मल्टीप्लाई का मतलब है कि मुझे भी रीडेबल रहेगी ताकि आसानी हो जाएगी, आप चाहो तो डायरेक्टली इतना बड़ा नंबर ला के छाप देना, वो भी चल जाएगा मिली सेकेंड के अंदर, ठीक है, मिली सेकेंड के अंदर। बस अब ये जो है ना, अब ये जो है, ठीक क्या लाइफ, हाँ ये बता दिया ना 7 दिन या एक्सपायर हो जाएगी इतने दिनों के अंदर ऑटोमेटिकली खुद ही से, ठीक है। ये मेरा रिफ्रेश टोकन भी हो गया, और रिफ्रेश टोकन ऑटोमेटिकली जनरेट हो गया, वो सीधा कुकीज़ में जाके सेट हो जाएगा, एक्सिस वाला फ्रंट एंड वाले के बाद जाने के लिए रेडी हो जाएगा। अब एक चीज़ देखना पहले, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अभी यहाँ पर आप देखो कुकी कोई नज़र आ रही, काउंटिंग नज़र आ रही, इधर कोई नहीं आ रही ना। अब इधर देखना, मैं आया यूज़र 2 के ऊपर, यूज़र 2 के ऊपर पासवर्ड 1 2 3 रखा, इसको हिट करा, आगे नंबर 1 टोकन जनरेट हुआ, कुकीज़ में जाओगे, किस नाम से बना, रिफ्रेश टोकन, ये उसका टोकन की वैल्यू आ गई, ये लोकल होस्ट आ गया, पाथ ये आ गया, ये एक्सपायरी हो गया, 19 मई को एक्सपायर हो जाएगी, आज जो तारीख है उससे देख लेना। HTTP ओनली ट्रू का मतलब जावास्क्रिप्ट को इजाज़त नहीं है, सिक्योर अभी नहीं है। अगर आप रिमूव करना चाहते हो कुकीज़ में जाके फिर उसको उड़ा देना, ये ऑप्शन आ रहा है। हाँ अब बोलो। ब्राउज़र में जाकर नहीं, हाँ हटा सकते हो, हटा सकते हो। अच्छा इसके अंदर आपने अक्सर वेबसाइट में देखा ना, वो आप तो कैशे उड़ा देते हो, तो वो कैशे उड़ाने का मतलब वही है कि आप कुकीज़ उड़ा रहे हो। उड़ा दो, सो भी उड़ जाए हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। पर एक्स पे रिफ्रेश और कुकीज पर हाँ नीचे क्या करना चाह रहा है बेटा? हाँ रिफ्रेश